स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के आईटी उद्योग में खासकर 2025 में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास सरकारी रिपोर्टें हैं, नई नीतियों के दस्तावेज हैं और कुछ ऐसे लेख भी हैं जो ज़मीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। और शुरुआत के लिए एक आंकड़ा है जो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। जनवरी 2025 तक भारत के जितने भी स्टार्टअप्स थे उनमें से लगभग 1/4 24%। हाँ 24% हिस्सेदारी अकेले महाराष्ट्र की थी। ये बहुत बड़ी बढ़त है। बहुत बड़ी। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र अपनी ये बादशाहत बनाए रख पाएगा, खासकर तब जब बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सरकार की नई महत्वाकांक्षी नीतियां क्या हैं, पुणे जैसे बड़े आईटी हब जमीन पर किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं और भविष्य को लेकर क्या तैयारी है। हाँ, जैसे डेटा सेंटर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में हमेशा से एक पावर हाउस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच भारत में जितना भी एफडीआई आया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हाँ, उसका करीब 31% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र को मिला। लेकिन अब मुझे लगता है मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। बिल्कुल। एमआईडीसी के प्रमुख वेलारासु ने खुद चेतावनी दी है कि दूसरे राज्य अब बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और निवेश खींचने के लिए बड़ी बड़ी छूट भी दे रहे हैं। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र का मुकाबला अब सिर्फ दूसरे राज्यों से नहीं है। अच्छा, उसकी असली टक्कर तो अब बैंगलोर जैसे भारतीय हब के साथ साथ मनीला और वॉर्सो जैसे वैश्विक शहरों से भी है। मतलब ग्लोबल कंपटीशन। एग्जैक्टली। और शायद इसी बड़ी चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार अब बहुत बड़े पैमाने पर सोच रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाना है। कि सिर्फ एक नारा नहीं होगा, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तहत 2030 तक 125 से 135 अरब डॉलर का निजी निवेश लाने का टारगेट है। और नौकरियां? करीब 28 से 30 लाख नई नौकरियां। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इतने बड़े लक्ष्य के लिए तो नीतियां भी उतनी ही मजबूत चाहिए होंगी। और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो नीतियों की एक तरह से झड़ी लगा दी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास यहाँ 3 प्रमुख नीतियों की जानकारी है। एक तो है नई आईटी और आईटीएस पॉलिसी 2023, दूसरी है महाराष्ट्र स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2025, और तीसरी जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो जीसीसी वाली है। हाँ, महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति 2025। इसके अलावा एक और छोटा लेकिन जरूरी कदम उठाया गया है। व्यापार को आसान बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया गया है। जी, महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे कानूनों में बदलाव किया गया है। सही। और देखिए, इन सारी नीतियों के पीछे का मकसद बहुत साफ है। सरकार अब पारंपरिक उद्योगों से आगे देख रही है। उसका फोकस अब एआई, फिनटेक, डीप टेक स्टार्टअप्स नई पीढ़ी की नौकरियों पर है। वो समझ रहे हैं कि पुरानी फैक्ट्रियों वाले नियम कानून से ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसीलिए तो स्टार्टअप्स के लिए खास प्रोत्साहन है, जैसे किराए में सब्सिडी देना या कर्मचारियों के स्किलिंग में आर्थिक मदद करना। तो सरकार एक सिग्नल दे रही है ना? हाँ, कि अगर आपके पास भविष्य का आइडिया है तो महाराष्ट्र आपके लिए तैयार है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। कागज पर बनी योजनाएं और जमीनी हकीकत, उसमें अक्सर एक बड़ा फासला होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुणे का हिंजेवाड़ी आईटी पार्क। हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक वहां 5 से 7 लाख लोग काम करते हैं। ये तो एक छोटा मोटा शहर हो गया। बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 साल से वहां काम करने वाले लोग ट्रैफिक जैम, सड़कों पर पानी भरने और बिजली कटने जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सोचिए, एक आईटी प्रोफेशनल जिसका सारा काम ही बिजली और इंटरनेट पर है, उसे पावर कट झेलना पड़ रहा है। ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं रही अब। नहीं, ये अब आर्थिक नुकसान का कारण बन रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर रोज घंटों ट्रैफिक में फंसने से कंपनियों को उत्पादकता में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। टैलेंट वहां रुकना नहीं चाहता। और इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को खुद वहां जाना पड़ा। हाँ, उनका वो बयान तो काफी वायरल भी हुआ था। उन्होंने जो कहा वो एक तरह से खुली चेतावनी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो हिंजेवाड़ी बेंगलोर और हैदराबाद चला जाएगा। एक उप मुख्यमंत्री का पब्लिक में ऐसा कहना ये दिखाता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल, सरकार पर इसे ठीक करने का जबरदस्त दबाव है। पर सवाल यह है
कि एक तरफ सरकार एमएमआर में 50 अरब डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स बना रही है, तो हिंजेवाड़ी की ट्रैफिक समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, हिंजेवाड़ी की समस्या एक चेतावनी है। किस तरह की चेतावनी? कि आप भविष्य के शहर बनाने के चक्कर में अपने मौजूदा जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। हालांकि सरकार के नजरिए से देखें तो एमएमआर में जो निवेश हो रहा है वो एक अलग रणनीति का हिस्सा है। वहां 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हो रहा है। इसमें 337 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जो दिल्ली के नेटवर्क से भी बड़ी होगी। अच्छा। नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अलीबाग से विरार तक एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। तो सोच बहुत बड़ी है। सोच ये है कि अगर मुंबई रीजन को लंदन और न्यूयॉर्क की बराबरी पर लाना है तो इसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हिंजेवाड़ी की समस्या मेंटेनेंस की है, जबकि एमएमआर का प्रोजेक्ट री इमेजिनिंग का है। चुनौती दोनों में संतुलन बनाने की है। तो एक तरफ पुणे जैसे मौजूदा हब संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार का ध्यान भविष्य के उद्योगों पर भी है। और इन दस्तावेजों में मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी, डेटा सेंटर्स। हाँ। नई आईटी और आईटीईएस नीति 2023 में डेटा सेंटर्स को आवश्यक सेवा का दर्जा दिया गया है, जैसे अस्पताल या बिजली घर। बिल्कुल। और उन्हें जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, जैसे कि उन्हें किसी भी जोन में स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो रिहायशी इलाका हो। हाँ, रिहायशी हो, ग्रीन जोन हो या नो डेवलपमेंट जोन, मतलब आपके घर के बगल में एक विशाल डेटा सेंटर बन सकता है। और जमीन खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी टैक्स व्यावसायिक दरों पर नहीं बल्कि आवासीय दरों पर लगेगा। ये बहुत बड़ी बचत है। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार हर हाल में डेटा सेंटर्स को महाराष्ट्र लाना चाहती है। पर इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है? बड़ी सोच ये है कि सरकार महाराष्ट्र को डेटा का नया तेल शोधक कारखाना बनाना चाहते हैं। डेटा का नया तेल, वाह। जैसे पुराने जमाने में तेल रिफाइनरियां अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती थीं, वैसे ही आज के डिजिटल युग में डेटा सेंटर्स हैं। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। कैसे? आपने जो प्रोत्साहन गिनाए उनके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। एक औसत डेटा सेंटर हजारों घरों के बराबर बिजली और पानी की खपत करता है। ओह। जब आप उन्हें रिहायशी इलाकों के पास बनाने की इजाजत देते हैं तो आप पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए डेटा सेंटर्स को आम नागरिकों के साथ मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। ये तो वाकई एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। असली चुनौती यही होगी कि क्या सरकार इस विकास की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो शायद स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ेगी। और डेटा सेंटर्स के साथ साथ एक और शब्द बार बार आ रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जी। यानी जीसीसीज। जी। महाराष्ट्र ने इसके लिए खास जीसीसी नीति 2025 भी बनाई है। ये जीसीसीज आखिर हैं क्या और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोग जीसीसीज को पुराने जमाने का बैक ऑफिस या बीपीओ समझ लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। ये सिर्फ कॉल सेंटर नहीं है। जीसीसीज बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के हाई वैल्यू ऑपरेशनल हब होते हैं। ये अब कंपनियों के लिए इनोवेशन इंजन बन गए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ सिर्फ सपोर्ट का काम नहीं होता? नहीं, यहाँ पर कोर R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, AI मॉडलिंग और वैश्विक वित्तीय प्रबंधन का काम हो रहा है। भारत में जीसीसीज का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बेंगलोर इसमें सबसे आगे है। लेकिन मुंबई और पुणे भी पकड़ बना रहे हैं। हाँ, अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा, वित्तीय बाजार और बेहतर एकेडमिक माहौल के कारण वो मजबूत पकड़ बना रहे हैं। ये केंद्र ऐसी नौकरियां पैदा कर रहे हैं जो न सिर्फ ज्यादा वेतन वाली हैं बल्कि वो महाराष्ट्र को वैश्विक टेक्नोलॉजी की वैल्यू चेन में ऊपर ले जाती हैं। एग्जैक्टली। एक सर्विस प्रोवाइडर से एक इनोवेशन पार्टनर तक। जाहिर है, चाहे डेटा सेंटर हो या जीसीसी, इन्हें चलाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। कुशल लोग भी चाहिए। और यहीं पर स्किलिंग का सवाल आता है। हमारे सूत्रों में नास्कॉम के फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म का जिक्र है। ये क्या भूमिका निभा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम सरकार और आईटी उद्योग की एक साझा कोशिश है। इसका मकसद छात्रों और पेशेवरों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। और हम यहाँ सिर्फ सामान्य आईटी स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह की स्किल्स? यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसी खास दक्षताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक वही स्किल्स जिनकी मांग जीसीसीज और डीप टेक स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा है। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये कोशिश सिर्फ मुंबई पुणे तक सीमित नहीं है। एक खास उदाहरण नांदेड़ का है,
जहां स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 400 कॉलेजों के 1.5 लाख छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अब प्रतिभा को छोटे शहरों में भी तराशने की कोशिश हो रही है। और इस तराशी हुई प्रतिभा को सही मौका देने के लिए एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना भी उतना ही जरूरी है। जी, और यहाँ केंद्र सरकार की 100 लाख करोड़ रुपए की R&D योजना यानी अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना एक बड़ा बूस्टर डोज दे रही है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और AI जैसे डीप टेक क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, जहाँ बहुत ज्यादा शुरुआती निवेश की जरूरत होती है। और महाराष्ट्र की अपनी स्टार्टअप नीति 2025 भी इसी को आगे बढ़ा रही है। हाँ, उसमें कुछ बहुत ही अनूठी पहलें हैं। जैसे एक है महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक। इसमें 24 स्टार्टअप्स को चुना जाता है और उन्हें सरकार की तरफ से सीधे 15-15 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर दिए जाते हैं। ये सिर्फ फंडिंग नहीं है, ये एक तरह से गारंटीड ग्राहक देने जैसा है। बिल्कुल। और एक और खास योजना है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, जो खास तौर पर महिला उद्यमियों को आर्थिक मदद देती है। तो कुल मिलाकर मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं है। नहीं, सरकार AI सैंडबॉक्स जैसी सुविधाएं दे रही है, क्लाउड प्लेटफॉर्म दे रही है, मेंटरशिप दे रही है। मतलब एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि एक आइडिया एक सफल कंपनी बन सके। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र 2025 में अपनी IT बादशाहत को सिर्फ बचाने की नहीं बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले जाने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश कर रहा है। नई नीतियां, भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और डेटा सेंटर्स, GCCs व डीप टेक स्टार्टअप्स पर जोर। ये कोई एक तरफा दाव नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी रणनीति है। लेकिन असली चुनौती अब इसे जमीन पर उतारने और संतुलन साधने में होगी। वही सवाल फिर से आ जाता है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल वही है। क्या सरकार हिंजेवाड़ी जैसी जगहों की मौजूदा समस्याओं को हल कर पाएगी, जबकि वो MMR में भविष्य के चमकदार शहर बना रही है? और डेटा सेंटर से जुड़े वो सवाल? हाँ, जो बिजली पानी के संकट और स्थानीय समुदायों से जुड़े सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब कैसे देगी? सफलता इसी संतुलन पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। और एक विचार जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे, इन सभी दस्तावेजों से ये तो साफ है कि महाराष्ट्र अब सिर्फ बेंगलुरु या हैदराबाद से नहीं बल्कि वैश्विक केंद्रों से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जब AI और ऑटोमेशन जैसी तकनीकें नौकरियों के स्वरूप को तेजी से बदल रही हैं, तो महाराष्ट्र के टेक उद्योग में काम करने वाले लोग इस बदलाव की लहर पर सवार होने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि वे आने वाले कल में अप्रासंगिक न हो जाएं।